careful, I lost her. I think she went outside. Damn it. 15 seconds to valve failure. कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो लैपटॉप में काम कर रहा होता है। उसका नाम एंड्रयू है और वो एक बहुत ही काबिल हैकर है जो दूसरे हैकर से थोड़ा अलग है क्योंकि उसकी दिलचस्पी खासकर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम हैक करने में होता है। हैकिंग की दुनिया में सब लोग उसे ब्लैक जैक के नाम से जानते हैं और वो फिलहाल मिडिल ईस्ट के एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर रहा है। वो लोग एक न्यूज एजेंसी के आर में अपना ऑपरेशन चला रहे थे। वो उनका सिस्टम हैक करने में लगा हुआ था। तभी उसका दोस्त एरिक उसे कांटेक्ट करके उसे बताता है कि सिक्योरिटी एजेंसी को ब्लैक जैक यानी उसका पता चल चुका है और उसे फौरन उस जगह को छोड़कर वहां से भागने के लिए कहता है। फिर वो अपने सीसीटीवी कैमरों के जरिए देखता है कि एजेंट उसके पास पहुंच चुके हैं। अब वहां से भागने से पहले एंड्रयू अपने सारे डिवाइसेस को डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि वो डिवाइस उन एजेंट के हाथ ना लगे। फिर वो अपनी बाइक उठाकर वहां से भागने लगता है और वो एजेंट्स भी उसका पीछा करना स्टार्ट कर देता है। इसी दौरान भागते समय एंड्रयू अहाब नाम के एक एआई की मदद से रास्ते पर कीलों वाली माइन एक्टिवेट कर देता है जिससे उन कीलों में फंसने की वजह से एक गाड़ी वहीं रुक जाती है। फिर वो दूसरे गाड़ी की ब्रेकिंग सिस्टम को हैक कर लेता है जिस वजह से उसका पीछा कर रही दूसरी गाड़ी का एयरबैग खुल जाता है और वो गाड़ी वहीं पर रुक जाती है। लेकिन बदकिस्मती से यह तरकीब दूसरी गाड़ियों में काम नहीं करती क्योंकि वो ओल्ड मॉडल यानी मैनुअल गाड़ी थी। आखिरकार एंड्रयू को एजेंटों की गाड़ियां घेर लेती हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एंड्रयू को बल्गेरिया में स्थित CIA के एक सीक्रेट ठिकाने में ले जाया जाता है। वहां होल्डन नाम का एक CIA एजेंट उससे पूछताछ शुरू करता है। होल्डन कहता है कि वह एंड्रयू को तब से जानता है जब वो सिर्फ 14 साल का था। इतना ही नहीं, होल्डन अपने अतीत का जिक्र करते हुए बताता है कि वो कभी उसका बॉस भी रह चुका है। यह तब की बात है जब वे दोनों सोकॉम नाम की एक IT कंपनी में काम करते थे। अब वहीं पर जैक नाम का एक और एजेंट मौजूद था। जैक उसे शिकागो के मौजूदा हालातों के बारे में बताता है कि कैसे वहां इस वक्त पूरी तरह से ब्लैकआउट हो चुका है और इसके पीछे किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है। जैक उसे यह भी बताता है कि उन हैकर्स ने पावर सिस्टम के जनरेटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक कर लिया है जिस वजह से 2 लाख से भी ज्यादा घरों में पावर सप्लाई रुक चुका है। वो यह भी चेतावनी देता है कि अगर अगले 6 घंटों के अंदर अंदर इस सिचुएशन को कंट्रोल में नहीं लाया गया तो हालात इससे भी बदतर हो सकते हैं। एंड्रयू कहता है कि इस तरह किसी भी पावर प्लांट में साइबर अटैक करना लगभग नामुमकिन है क्योंकि उनका सिक्योरिटी सिस्टम काफी स्ट्रांग और एडवांस होता है। तब होल्डन उसे दिखाता है कि हैकरों ने पावर प्लांट को हैक करने के लिए पैंथियन नाम का एक बहुत ही खतरनाक प्रोग्राम का इस्तेमाल किया है जो एक बहुत ही एडवांस लेवल का प्रोग्राम है। इसे क्रैक करने के लिए एक खास इंक्रिप्शन की जरूरत पड़ती है जिसे उन हैकरों ने पहले ही चुरा लिया है, जिस वजह से पैंथियन प्रोग्राम को रोकना अब लगभग नामुमकिन है। दरअसल वो की दिखने में एक पेन ड्राइव जैसा था और उस की का इस्तेमाल करके ही उस प्रोग्राम को शुरू या उसे बंद किया जा सकता है। इसलिए CIA चाहती है कि एंड्रयू उनके लिए एक बैकडोर क्रिएट करें जिसके जरिए वो लोग उस प्रोग्राम को रोक सकें। हालांकि शुरुआत में एंड्रयू ये काम करने से साफ इनकार कर देता है लेकिन आखिरकार उसे ये काम करने के लिए राजी होना ही पड़ता है क्योंकि उस पर जेल जाने का खतरा मंडरा रहा था। दूसरी तरफ एक बस के अंदर हम टेड नाम के एक हैकर और उसकी गर्लफ्रेंड एमिली को देखते हैं। यहां पर हमें पता चलता है कि टेड ने ही पैंथियन प्रोग्राम के जरिए शिकागो का पावर प्लांट हैक किया है और अब वो एक ब्रोकर के साथ उस की का मोल भाव कर रहा है। वो पैंथियन प्रोग्राम और इंक्रिप्शन की के बदले $10 मिलियन का डिमांड करता है लेकिन वो ब्रोकर टेड को हल्के में लेकर उससे पेन ड्राइव छीन लेता है। तभी टेड की गर्लफ्रेंड एमिली उसके पेट में चाकू रख देती है और उससे की वापस ले लेती है। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। इधर एंड्रयू शिकागो शहर में बिजली वापस लाने के लिए सिस्टम में बैकडोर बनाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी होल्डन को खबर मिलती है कि पावर प्लांट अब फिर से चालू हो चुका है। सबको लगता है ये एंड्रयू ने किया है और सब लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं लेकिन एंड्रयू खुद इस सब से हैरान है क्योंकि उसने तो कुछ किया ही नहीं। वो तो पैंथियन प्रोग्राम के पेचीदा कोड में उलझा हुआ था। वो ये बात होल्डन और जैक को बताता है। एंड्रयू को लगता है कि शिकागो में बिजली का जाना सिर्फ उस हैकर का एक टेस्ट था ताकि वो पैंथियन प्रोग्राम की ताकत को परख सके और इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश छिपी होने की बात कहता है। खैर, अब दूसरी ओर वो ब्रोकर किसी को मैसेज कर रहा होता है जिसमें वो लिखता है कि पैंथियन की मिल चुका है और उसकी ओपनिंग बिड $10 मिलियन है। इधर CIA हेडक्वार्टर में एंड्रयू सबको समझाता है कि पैंथियन एक इम्प्लांट की तरह बेहद एडवांस सिस्टम है जिसे अगर ऐसे ही छोड़ दिया गया तो यह बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इसके जरिए एक पूरे देश को ब्लैकआउट किया जा सकता है और उस प्रोग्राम को सिर्फ और सिर्फ उस की के जरिए ही रोका जा सकता है।
इधर एंड्रू ये सब बता ही रहा होता है, उधर ब्लैक मार्केट में उस पेन ड्राइव यानी उस की के लिए बोली लगना शुरू हो जाता है। अब दूसरे देशों की आर्मी, अंडरवर्ल्ड, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और साइबर क्रिमिनल उस की के लिए बोली लगाना शुरू कर देते हैं। अब इसे रोकने के लिए होल्डन एक स्पेशल टीम तैयार करने के लिए कहता है, जिसे जैक लीड करेगा, और एंड्रू को टीम तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। अब एंड्रू सबसे पहले फिशर नाम के एक आदमी को शामिल करता है, जो है तो बहुत गर्म मिजाज का, लेकिन वो एक्सप्लोजिव के मामले में काफी एक्सपर्ट है। फिर वो ग्लोरिया नाम की एक लड़की को शामिल करता है, जो बेहद खूबसूरत लेकिन जासूसी और निगरानी में काफी माहिर है। और आखिर में टॉमस, जो कि एक टाइम पर केजीबी एजेंट रह चुका था और पिछले मिशनों में फिशर का पार्टनर भी रह चुका है। इसके बाद होल्डन उन सभी को हथियार और एक गाड़ी मुहैया कराता है। बिना कोई वक्त गवाए वो सीधे एक बार की तरफ निकल पड़ते हैं, जो कि नियो नाजिस का अड्डा है। यह ठिकाना उसी शख्स का है जिसके जरिए वो लोग उस हैकर यानी टेड तक पहुंच सकेंगे। एंड्रयू जब बैकडोर क्रिएट कर रहा था, उसी समय उसे इस शख्स का आईपी एड्रेस मिला और उसे ट्रेस करते हुए वो लोग यहां तक पहुंचे। इसके बाद जैक अंदर जाता है और उस आदमी के लैपटॉप में एक चिप फिट कर देता है, जिसके जरिए वो लोग उसके सिस्टम को एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से चिप लगाते समय वो आदमी जैक को देख लेता है और वो पकड़ा जाता है। बार में मौजूद दूसरे लोग भी उसे घेर लेते हैं। तभी वहां पर फिशर पहुंच जाता है और उनके बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। फिर उन्हें मारकर वो दोनों किसी तरह वहां से भाग निकलते हैं। दूसरी तरफ टेड को बार के उसी लैपटॉप वाले बंदे का कॉल आता है। वो टेड को बार में हुए पूरी घटना के बारे में बताता है। अब क्योंकि एंड्रू और उसकी टीम उस तक पहुंच चुकी है, इसी वजह से टेड उसे एमिली के जरिए मरवा देता है। इधर एंड्रू उस लैपटॉप में लगाए गए चिप की बदौलत अब उसे एक बहुत ही अहम सुराग मिल चुका था। उसे टैप्स नाम के एक हैकर का पता चलता है, जो असल में टेड का ही हैकिंग नेम था, और साथ ही उसे उस ब्रोकर के बारे में भी पता चल जाता है। और अब एंड्रू उस ब्रोकर की तलाश में है जो पैंथियन की को बेचने की इस डील को संभाल रहा है। एंड्रू एक वाईफाई सिग्नल को ट्रैक करता है, जो वो ब्रोकर अपने ईमेल भेजने के लिए हमेशा इस्तेमाल करता है। वो उस सिग्नल को ट्रैक करते हुए उस ब्रोकर तक पहुंच जाता है। अब वो लोग उस ब्रोकर का पीछा करना शुरू करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से जैसे ही वो ब्रोकर एक अंडरग्राउंड सबवे स्टेशन की तरफ जाता है, वो अचानक गायब हो जाता है। एंड्रू की पूरी टीम उसे हर जगह ढूंढने लगती है, लेकिन ब्रोकर उस जगह से गायब हो चुका था। अब उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि टेड की गर्लफ्रेंड एमिली छुपकर एंड्रू और उसकी टीम के ऊपर नजर रख रही है। दूसरी तरफ बल्गेरिया में होल्डन एक मीटिंग अटेंड करने के बाद बाहर निकलता है कि तभी एक अननोन गनमैन उस पर गोली चला देता है, लेकिन खुशकिस्मती से होल्डन बच जाता है, पर उसका बॉडीगार्ड वहीं पर मारा जाता है। इसी दौरान हम जनरल विक्टर्स नाम के एक आर्मी जनरल को देखते हैं, जिन्हें फोन पर पता चलता है कि होल्डन बच गया है। फिर विक्टर्स कहता है कि उसे किसी भी हाल में वो की चाहिए। खैर, इसके बाद एंड्रू उस ब्रोकर के फोन का सिग्नल ट्रेस कर लेता है और सिग्नल का पीछा करते हुए जैक एक स्पेशल फोर्स की टीम के साथ उस लोकेशन तक पहुंच जाते हैं। वो लोग एक पुराने खंडहर जैसी इमारत के अंदर पहुंचते हैं और यह सब कुछ लाइव स्क्रीन पर एंड्रू और होल्डन देख रहा था। फिर काफी ढूंढने के बाद वो लोग आखिरकार सिग्नल के मेन सोर्स तक पहुंच जाते हैं, लेकिन पास जाकर जैक देखता है कि सिग्नल एक गधे के ऊपर लदे हुए बैग से आ रहा है। जब उसने बैग के अंदर देखा, उसके अंदर उस ब्रोकर का कटा हुआ सर था। जैक फौरन सबको वहां से निकलने का ऑर्डर देता है। तभी उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो जाती है। इसी बीच जैक के सामने अचानक एमिली आ जाती है और वो जैक को मौत के घाट उतार देती है। वहीं दूसरी तरफ टेड को जनरल विक्टर्स के साथ एक गंभीर बातचीत करते हुए देखते हैं। दरअसल विक्टर्स रशिया से बदला लेना चाहता था और इसके लिए वो चाहता है कि टेड उसकी मदद करें। विक्टर्स चाहता था कि टेड पैंथियन प्रोग्राम के जरिए बल्गेरिया के पावर प्लांट्स को हैक करके एक बहुत बड़ा ब्लैकआउट करें, ताकि विक्टर्स ये एक रशियन साइबर अटैक बताकर उनके साथ जंग शुरू कर सके। टेड मान जाता है और पैसे ट्रांसफर होते ही वो ये काम शुरू कर देगा, ऐसा कहकर वहां से जाने लगता है। लेकिन विक्टर्स उसे रोकता है और उसके सामने पावर प्लान हैक करने के लिए कहता है। टेड अपनी गर्लफ्रेंड एमिली से विक्टर्स को जान से मारने के लिए कहता है, लेकिन यहां पर हमें एक चौंकाने वाली बात पता चलती है कि एमिली असल में पहले से ही विक्टर्स के साथ मिली हुई है, क्योंकि विक्टर्स ने उसे टेड से दोगुनी रकम देने का वादा किया था। इसी बीच दूसरी ओर पेंटागन से हेनरी नाम का एक शख्स होल्डन को एमिली और विक्टर्स की पूरी कुंडली भेज देता है। तब उन्हें पता चलता है एमिली कोई मामूली लड़की नहीं, बल्कि वो रशियन स्पाई रह चुकी है, और उन्हें यह भी पता चलता है वो फिलहाल विक्टर्स के लिए काम कर रही है। हेनरी उन्हें यह भी बताता है कि जनरल विक्टर्स बल्गेरिया की 1/3 आर्म्ड फोर्सेस का लीडर है। इन तमाम जानकारियों से यह साफ हो जाता है कि अगर विक्टर्स को पैंथियन की एन्क्रिप्शन की मिल जाती है तो वो तीसरा विश्व युद्ध शुरू करने की पूरी ताकत रखता है। इसके कुछ ही देर बाद टेड पैंथियन प्रोग्राम को शुरू करता है,
जिसके जरिए वो पावर स्टेशंस को हैक कर लेता है और देखते ही देखते पूरे बल्गेरिया में ब्लैकआउट हो जाता है। इधर एंड्रयू के ऑफिस में भी पावर सप्लाई बंद हो चुका था। हालात को हाथ से निकलता देख एंड्रयू एरिक से कांटेक्ट करता है ताकि वो टैप्स यानी टेड के बारे में और भी जानकारी हासिल कर सके। एरिक उसे बताता है कि उसने डार्क वेब से टेड की कुछ पुरानी तस्वीरें खोज निकाली हैं, लेकिन उन तस्वीरों में उसने अपना चेहरा पूरी तरह से ढक रखा था। एरिक उसे यह भी बताता है कि उसने एक इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट जैसा कुछ हाथ में पकड़ रखा है और जिसके निचले हिस्से पर एक स्कल बना हुआ है। अब एंड्रयू उसके दिए गए डिटेल्स के जरिए उस इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के मॉडल के बारे में डिटेल्स निकालने लगता है और उसे पता चलता है कि यह एक चाइनीज कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट है। एंड्रयू बताता है कि क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट है तो उसे वो जरूर यूएसबी के जरिए चार्ज करता है। एंड्रयू को पूरा यकीन था कि टेड जिस ई सिगरेट का इस्तेमाल करता है वो चाइना में बनी है और उसके अंदर एक ट्रैकर जरूर मौजूद होगा जिसके जरिए वो लोग उस डिवाइस का लोकेशन देख सकते हैं, क्योंकि चाइनीज चोरी छिपे अपने हर डिवाइस को ट्रैक करता रहता है। अब एंड्रयू भी उनके ही तरीके का इस्तेमाल करता है और आखिरकार उसे इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट का एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाता है और उन्हें यकीन था टेड भी उसी लोकेशन के आसपास ही होगा। इसके बाद टेड का सही लोकेशन मिलने के बाद एंड्रयू और उसकी टीम उस लोकेशन की तरफ निकल पड़ते हैं जो था बल्गेरिया का एक पावर प्लांट। फिर वहां पहुंचकर वो लोग देखते हैं कि वो पूरा इलाका सैनिकों से घिरा हुआ है। फिर ग्लोरिया एक स्नाइपर से बाहर मौजूद 2 गार्ड को मार गिराती है। फिशर और थॉमस उन 2 गार्ड्स के यूनिफॉर्म पहन लेते हैं और इसके बाद वो लोग चुपके से अंदर घुस जाते हैं। फिर एंड्रयू एक जनरेटर रूम के अंदर घुस जाता है। वहां उसे एक कंप्यूटर मिलता है जिसकी मदद से वह उस पावर प्लांट के सिस्टम को हैक कर लेता है। तब उसे पता चलता है कि टेड ने पैंथियन को इस तरह सेट किया है जिससे गैस सप्लाई का रुख सीधे शहर की तरफ मुड़ जाए। अगर ऐसा हुआ तो पूरा शहर एक पल में तबाह हो सकता है। इसी दौरान टेड को एहसास हो जाता है कि किसी ने उसके सिस्टम के मेन फ्रेम में घुसने की कोशिश की है और ऐसा तभी मुमकिन हो सकता है जब कोई फिजिकली आकर उनके सिस्टम को हैक करने की कोशिश करें। वो फौरन ये बात विक्टर्स को बताता है। यह सुनते ही विक्टर्स इस बात का पता लगाने के लिए खुद इस बात की जांच करने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ फिशर और थॉमस, जिन्होंने गार्ड्स की वर्दी पहन रखी है, वो दोनों एक कमरे में घुस जाते हैं जिसके अंदर बहुत सारे गार्ड एक साथ मौजूद होते हैं। दरअसल वो गार्ड्स अपने एक साथी को जन्मदिन का सरप्राइज देने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन फिशर इस सरप्राइज का जवाब अंधाधुंध गोलियों से देता है जिससे उस कमरे में मौजूद सभी गार्ड्स वहीं ढेर हो जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से जिस गार्ड के लिए वो सरप्राइज पार्टी रखी गई थी वो ठीक उसी वक्त वहां आ धमकता है और फिशर और थॉमस को देखकर वहां से भाग निकलता है और खतरे का अलार्म बजा देता है। अब अलार्म बजते ही सारे गार्ड्स अलर्ट हो जाते हैं और चारों तरफ घुसपैठियों की तलाश शुरू कर देते हैं। इधर अलार्म की आवाज सुनकर कंट्रोल रूम में मौजूद एमिली भी गार्ड्स को लेकर घुसपैठियों की तलाश में वहां से बाहर निकल जाती है। अब टेड कंट्रोल रूम में अकेला था और वो इसी मौके का फायदा उठाकर पैंथियन का एन्क्रिप्शन की लेकर फौरन वहां से भाग निकलता है। इसी बीच दूसरी तरफ ग्लोरिया और एंड्रयू पर 2 गार्ड्स हमला कर देते हैं। फिर उनसे निपटने के बाद अचानक एंड्रयू भागते हुए टेड को देख लेता है और वो भी टेड के पीछे भागने लगता है। फिर वो सामने से आकर एक जगह टेड को पकड़ लेता है। एंड्रयू शुरुआत में उसे समझाने की कोशिश करता है और वो एन्क्रिप्शन की उसके हवाले करने को कहता है, लेकिन टेड उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। उल्टा वो एंड्रयू पर ही एक चाकू से हमला कर देता है, जिसके जवाब में एंड्रयू से अनजाने में गोली चल जाती है जो सीधे टेड के कंधे पर जा लगती है, जिस वजह से वह एन्क्रिप्शन की उसके हाथ से छूट जाता है और वो नीचे गिरने की वजह से वो टूट जाता है। अब यह देखकर टेड वहां से भाग निकलता है। फिर एंड्रयू और ग्लोरिया कंट्रोल रूम पहुंचते हैं। अब क्योंकि एंड्रयू को एनालॉग सिस्टम की ज्यादा समझ नहीं थी, इसलिए ग्लोरिया उसकी मदद करती है। अब क्योंकि एन्क्रिप्शन की टूट चुका था, इसलिए वो दोनों सिस्टम को आपस में तारों से जोड़ देते हैं और अपना खुद का एक नेटवर्क तैयार करते हैं। इसके बाद एंड्रयू कंप्यूटर के सामने बैठकर पैंथियन प्रोग्राम को बंद करने की कोशिश करने लगता है, जो कि काफी मुश्किल था, लेकिन एंड्रयू किसी भी हाल में हार मानने को तैयार नहीं था। इसी दौरान वहां पर एमिली पहुंच जाती है और ये देखकर ग्लोरिया उसके सामने खड़ी हो जाती है। फिर उन दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। एमिली चाकू से ग्लोरिया पर जानलेवा हमला करती है, लेकिन ग्लोरिया भी कुछ कम नहीं थी। उसने भी अपनी फाइटिंग स्किल का इस्तेमाल करके एमिली से चाकू छीन ली और उसी के चाकू से उसे मौत के घाट उतार दिया। दूसरी तरफ थॉमस और फिशर जनरल विक्टर्स का सामना कर रहे थे और उनके बीच जबरदस्त फायरिंग चल रही थी। विक्टर्स एक टैंक में बैठकर उनकी तरफ बढ़ रहा था। यह देखकर फिशर एक रॉकेट लॉन्चर फायर करता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और वो उनकी ही गाड़ी को उड़ा देता है। अब विक्टर्स का टैंक लगातार उन दोनों की तरफ बढ़ते हुए उन पर गोलियां बरसा रहा था। थॉमस अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है।
तभी फिशर एकदम से रैम्बो मोड में आ जाता है और सीधे विक्टर्स के टैंक के ऊपर कूद जाता है। वो टैंक के अंदर एक ग्रेनेड डालकर वहां से कूद जाता है, जिस वजह से विक्टर्स का टैंक उड़ जाता है और वहीं पर उसका डी एंड हो जाता है। इसी दौरान एंड्रयू किसी तरह पैंथियन प्रोग्राम को रोकने में कामयाब हो जाता है और गैस सप्लाई सिस्टम रिस्टोर हो जाता है, जिस वजह से शहर में होने वाला गैस धमाका रुक जाता है और पावर सप्लाई फिर से वापस आ जाती है। अब इस शानदार कामयाबी का जश्न एंड्रयू और उसकी टीम उस बर्थडे केक को खाकर मनाते हैं जो फिशर और थॉमस को पहले मिला था। खैर, अब इस बात को 1 महीना बीत जाता है। फिर एंड्रयू और उसके बाकी साथियों को अब CIA के ऑफिशियल एजेंट के रूप में चुन लिया जाता है और फिर वो लोग एक नए मिशन के लिए निकल पड़ते हैं। और इसी सीन के साथ हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। मिलते हैं अगली बार और एक नई कहानी के साथ।